सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम गवर्नर जनरल, वायसराय और फिर से भारत में जो गवर्नर जनरल का पद आया उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली एक आपके लिए ओवरव्यू रहेगा किसके ऊपर, गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर। ठीक है, मैप से हम समझेंगे आखिरकार क्यों आवश्यकता पड़ी गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद लाने के लिए, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल का पद लाने के लिए और उसके बाद भारत का वायसराय लाने के लिए। इसके पीछे क्या रीजन रहे, क्या अंग्रेजों की मंशा रही, ठीक है ना, इस पर हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और भारत के वायसरायों को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। यानी उन गवर्नर जनरल और वायसराय से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं उन पर डिटेल में बात करेंगे। उनके समय में कौन कौन से अधिनियम आए, उन्होंने भारत के लिए कौन कौन से कार्य किए, ठीक है ना, उनके समय पर क्या निर्माण के कार्य हुए, उन सभी पर डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम ओवरव्यू लेंगे किसके ऊपर, गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर। देखिए समझिए, एक सबसे पहले तो एक बेसिक समझ डेवलप होनी चाहिए कि आखिरकार क्यों आवश्यकता है गवर्नर जनरल वगैरह की इन सब के लिए। देखिए, आज आप गवर्नर बोलते हैं किसके लिए, राज्य का जो मुखिया होता है उसे आप गवर्नर बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं। तो उसी समय पर भी जो प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी, उनमें जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता था या फिर आदमी होता था उसे गवर्नर बोला जाता था। जैसे कि मुंबई का गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर और बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर। लेकिन आपने सुना होगा बंगाल का गवर्नर, आपने ये नहीं सुना होगा मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर। कारण ये था कि बंगाल कोई एक छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था, बल्कि 1/4 भाग अपने आप में पूरे भारत का था उस समय पर, जनसंख्या और उत्पादन के आधार पर। जैसे कि उस समय का बिहार, उड़ीसा, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम का थोड़ा बहुत भाग ये आता था किसके अंतर्गत, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। इसीलिए मुख्य रूप से जो नाम लिया जाता था वो बंगाल के नाम से लिया जाता था। किसके नाम से, बंगाल का गवर्नर, इस नाम से बोला जाता था। ठीक है, लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बंबई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, उसी प्रकार बंगाल का गवर्नर। ठीक है, यदि हम बात करें गवर्नर की तो 1757 से लेकर 1773 तक बंगाल के गवर्नर के नाम से पद चला। ठीक है ना, यानी जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता था बंगाल का, जो इतना बड़ा क्षेत्र था उसी के नाम से चला बंगाल का गवर्नर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो था क्लाइव। कौन था, क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। पूछे अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर। उसके बाद मैंने बताया 1757 से लेकर 1773 तक, 1773 में ही एक एक्ट आता है जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अधीन आ गई, बंगाल के अधीन आ गई। यानी किसके अंडर में काम करने लगी, बंगाल के अंडर में काम करने लगी। आपने देखा होगा कि देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रियों में प्रधान होते हैं, यानी वो भी मंत्री होते हैं, लेकिन वो उनका पद ऊंचा दिखाने के लिए उन्हें मंत्रियों में प्रधान यानी प्रधानमंत्री बोला जाता है। उसी प्रकार सभी गवर्नरों पर अपना अधिकार जमाने के लिए, उन पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए एक पद आया बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसके अंडर में सभी गवर्नर जनरल काम करने लगे। ठीक है, कोई स्पेशल पद नहीं था, वही गवर्नर जो पहले हुआ करता था वही गवर्नर था, बस उसका नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी दोनों किसके अंडर में काम करने लगी, दोनों हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में काम करने लगी। पूछे किस गवर्नर जनरल के, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में काम करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि बात करें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, देखिए जो अंतिम गवर्नर रहा वो पहला गवर्नर जनरल बनेगा, यानी वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। यदि हम बात करें अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उस कब से कब तक, तो ये था हमारा 1833 तक, यानी 1773 से 1833 तक।
1833 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बोले जाने लगा। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों की यह मंशा थी कि अब हम भारत तक ही, मतलब बंगाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब हम पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पद का नाम बदला और लिखा भारत का गवर्नर जनरल। लोगों के दिमाग में एक फर्क आएगा कि ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल है, इसका मतलब अंग्रेजों का अधिकार पूरे भारत पर हो चुका है। ठीक है, ये एक मंशा थी, पद वही था, बस लोगों में डर बनाना था, अपने लोगों में भी और भारत के लोगों में भी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। ठीक है, साथ ही साथ बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से विधायी और कार्यकारी शक्तियां वापस ले ली गई और बंगाल के यानी भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में चली गई। विधायी या कार्यपाली शक्तियां मतलब विधेयक यानी कानून हम बनाएंगे, लागू भी हम करेंगे। आपको केवल क्या काम करना है, केवल आपको वहां पर न्याय करना है। न्याय भी कैसा कि आपको कोई दंगे हो तो वो दबाने हैं और हमारा व्यापार चलाना है। किसके लिए? बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, ठीक है, उनके लिए बस ये शक्तियां छोड़ी। तो 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा और साथ ही साथ बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से विधायी और कार्यकारी शक्तियां ले ली, केवल न्यायी शक्तियां छोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें भारत का गवर्नर जनरल। बात करें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वही जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वो बनेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। यदि बात करें अंतिम गवर्नर जनरल तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही एक और एक्ट आता है 1858 का अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शक्तियां चली गई तो उनके रहते रहते एक और पद आया भारत का वायसराय, जो कि सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था। ब्रिटिश क्राउन को सीधा सीधा रिपोर्ट करता था। ब्रिटिश क्राउन ने प्राइवेट कंपनियों का दर्जा जो था वो खत्म कर दिया और सीधा सीधा अपना प्रतिनिधि भेजा कि आप डायरेक्ट हमें रिपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, एक तरीके से भारत का महान्यायवादी उसी तरीके से एक पद सीधा सीधा भारत जैसे कि वहां की ब्रिटिश सरकार को सीधा रिपोर्ट करेगा। कौन सा पद आया? भारत का वायसराय। यदि बात करें भारत का प्रथम वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय जो कि अंतिम भारत के गवर्नर जनरल रहे वो प्रथम वायसराय बनेंगे, यानी लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। यदि बात करें अंतिम वायसराय, तो अंतिम वायसराय रहे माउंटबेटन। कौन रहे? माउंटबेटन अंतिम कौन रहे? वायसराय रहे। ठीक है, इसके बाद फिर से गवर्नर जनरल का पद आया। 1946 में फिर से गवर्नर जनरल का पद आया और भारत के स्वतंत्र भारत की आजादी के बाद फिर से गवर्नर जनरल का पद आया, भारत का गवर्नर जनरल। वायसराय से फिर यही वाला पद आ गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना स्वतंत्र भारत का? वो थे माउंटबेटन। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। यदि पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले डाटा से लेते हैं, जैसे कि बंगाल का गवर्नर 1757 से लेकर 1773 तक रहा। पहले क्लाइव रहे और अंतिम वॉरेन हेस्टिंग रहे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग और अंतिम थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा और प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के, और अंतिम जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पर 1858 का अधिनियम आया जिसमें भारत के गवर्नर को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग रहे और अंतिम माउंटबेटन रहे। भारत की आजादी के बाद फिर से भारत का गवर्नर जनरल का पद आया और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो रहे वो कौन रहे? वो रहे माउंटबेटन। यदि पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, एक बार मैप से समझते हैं। देखिए, ये थे बंबई प्रेसिडेंसी, ये थी मद्रास, ये थी बंगाल। तीनों में गवर्नर बैठा करते थे, लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अंडर में आ गई? बंगाल के अंडर में आ गई। फिर 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से विधायी और कार्यकारी शक्तियां ले ली, यानी केवल ये न्याय कर सकते थे, ना तो कोई कानून बना सकते थे, ना ही उसे लागू कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। फिर से वही पद आगे वापस। ठीक है, केवल ये डर बनाने के लिए था कि हम भारत का गवर्नर जनरल बोलेंगे तो लोगों में ज्यादा भय बैठेगा,
ठीक है ना। बंगाल का बोलेंगे तो लोगों में कम बैठेगा, बस यही मंशा थी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने गवर्नर जनरल के केवल एक ओवरव्यू लिया। अब आने वाले लेक्चर्स के अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के वायसराय, फिर उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, फिर से स्वतंत्र भारत के, ठीक है। तो ये थी वीडियो। यदि अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी थी। इसी प्रकार हम सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे डिटेल में, और एग्जाम के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगे सभी वीडियोस, कम समय में ज्यादा कंटेंट के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका काम अच्छे से रिवीजन करना, नोट्स बनाना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।